हम सभी ने अपने बचपन में कुछ चीज़ें ज़रूर अनुभव की होंगी। कीड़े मकोड़ों से डरना। यदि कोई कीड़ा हमारे पास हमारे रूम में चलते हुए आ जाए तो हम सभी उससे दूर भागते हैं या उसे दूर भगाना चाहते हैं। कोई इसे झाड़ू या चप्पल से दूर कर देना चाहता है, कोई किसी को बुलाता है कि वो उसे हटा दे। लेकिन एक ऐसा कीड़ा है जिसके पीछे सब जाना चाहते हैं। एक ऐसा इंसेक्ट है जो सब लोग चाहते हैं जो उसके पास आ जाए। वो कौन सा इंसेक्ट है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को आप हर जगह देख सकते हैं, जहाँ पे पॉजिटिविटी, जहाँ पे एनर्जी, जहाँ पे इन्वायरमेंट की बातें हो रही हो, चाहे एनिमेटेड फिल्म्स हो, फेरी टेल्स की कहानियाँ हो, प्ले स्कूल की दीवार या फिर ऑर्नामेंट्स, सभी जगह आप बटरफ्लाई का अंकन पाएंगे। चलिए आज जानते हैं कुछ बटरफ्लाइज के बारे में और ये समझते हैं कि ये नेचर को कैसे सपोर्ट करते हैं। पूरे भारत में 1500 से अधिक बटरफ्लाइज पाई जाती हैं। पूरे विश्व में 20,000 से अधिक बटरफ्लाइज की स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई है। राजस्थान में इतने टफ कंडीशन में भी 80 स्पीसीज दर्ज की गई हैं, जो अपने आप में प्रकृति की सुंदरता को दिखाती हैं। ये बटरफ्लाई सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं है, ये इससे बढ़ के भी हैं। ये पूरे इकोसिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है, जो पूरे इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से रन कर रही हैं। मैं बटरफ्लाई से तब जुड़ना ज़्यादा शुरू किया जब मैं पटना आर्ट कॉलेज में पढ़ता था। एक फोटोग्राफी असाइनमेंट के बहाने जब मुझे पटना ज़ू में कुछ समय बिताने का मौका मिला, तब ज़ू के डायरेक्टर श्री एस चंद्रशेखर सर ने बटरफ्लाइज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। मैं फोटोग्राफी का स्टूडेंट था, तो जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो अपने सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतनी बेहतर तस्वीर आप ले सकते हैं, चाहे वो बटरफ्लाइज हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो या कुछ और भी। मैंने बहुत सारे फ्री रेंजिंग एनिमल्स की फोटोग्राफी की उस प्रोजेक्ट के दौरान, उस असाइनमेंट के दौरान पटना ज़ू में। लेकिन मुझे बटरफ्लाइज कुछ ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स के बारे में तो मैं जानता था, लेकिन मुझे पता नहीं था बटरफ्लाइज की इतनी स्पीसीज होती हैं। जो इतनी कलरफुल बटरफ्लाइज अलग अलग तरह के दिखते हैं, वो अलग अलग स्पीसीज हैं। और ज़्यादा उनके बारे में मैं जब स्टडी करने लगा तो मुझे पता चला कि बहुत सारे बटरफ्लाइज शेड्यूल 1 एनिमल में हैं, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से वो ख़त्म भी हो रही हैं। मैं उन्हें डॉक्यूमेंट करता चला गया। जब मेरे पास 60 स्पीसीज बटरफ्लाई डॉक्यूमेंट हो चुके थे, तो मुझे लगा ये दिखाना चाहिए जो ज़ू में मॉर्निंग वॉक करने बहुत सारे लोग आते हैं, उन लोगों को। मैंने वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन लगाया, जिसमें आम लोगों ने बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने कहा कि ये बटरफ्लाइज तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी, लेकिन ये पटना ज़ू में हमेशा दिखती हैं। तो वो नज़रिया कैसे विकसित करें, तो मुझे लगा सिर्फ एग्जीबिशन से नहीं, और भी कई चीज़ें करनी होंगी जिससे इस इंसेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी लोगों को हो। मैंने बहुत सारे और भी अलग अलग एक्सपर्ट्स को पूरे इंडिया से बुलाया, और पटना के बाहर और भी दूसरे ज़िलों में, और फिर अलग अलग स्टेट्स में भी मैंने बटरफ्लाइज पे काम करना शुरू किया। बहुत और नई नई जानकारियाँ और नए नए लोगों से जुड़ने के बाद पता चली। मेरे कुछ कलेक्शन होने के बाद हमारी एक बुक पब्लिश हुई, फ्लाइंग कलर्स ऑफ पटना ज़ू, जिसमें सिर्फ ज़ू के अंदर, एक पटना ज़ू के अंदर में ही 102 स्पीसीज़ को मैंने डॉक्यूमेंट किया था, आइडेंटिफाई किया था, और बाद में उसे पब्लिश भी किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, हमारे बिहार के सीएम साहब की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। उस बुक का फॉरवर्ड भी सीएम साहब ने लिखा, नीतीश कुमार जी ने, और ये बहुत चर्चित हुआ। उसे और इंस्पिरेशन मिला। मैंने 2016 में पटना में बिहार का फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क खोला, जो किलकारी बिहार बाल भवन के कैंपस में है, और ये सफ़र शुरू होता गया। और फिर मुझे एहसास हुआ
कि बटरफ्लाई सिर्फ अगर मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो सिर्फ एक इंसेक्ट को बचाना नहीं है, पूरे इकोसिस्टम को बचाने की एक श्रृंखला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप एक बटरफ्लाइज को बचाते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स भी अपने आप बच रही होती हैं। जब किसी पक्षी का जो अंडा होता है उसमें से जब बच्चे निकलते हैं तो उनको फेदर ग्रो करने के लिए बहुत हाई प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो हाई प्रोटीन कहाँ से मिलता है उन्हें? इन्हीं इंसेक्ट से, इन्हीं बटरफ्लाइज के कैटरपिलर से। बटरफ्लाई के 4 मेजर लाइफ साइकिल होते हैं: एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट बटरफ्लाई। ये सारे स्टेज पूरे इकोसिस्टम को संभालते हैं। बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स भी होते हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल और भी बहुत सारी चीज़ों में ये प्ले करते हैं। मुझे बाद में फिर एहसास हुआ कि ये बटरफ्लाइज रहती कहाँ हैं। हम लोग में से बहुत सारे लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि हम पेड़ लगाएं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में ड्राइंग कंपटीशन होते हैं, सेव ट्रीज। पेड़ों की बात बहुत लोग करते हैं, झाड़ियों की बात कोई नहीं करता। जो नेचुरली ग्रो वाइल्ड प्लांट्स हैं वो उसकी बात कोई नहीं करता। अगर एक आपको कैंपस दिया जाए और आप सोचें कि उसको एक पार्क बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस जगह की सफाई करेंगे, सारे वाइल्ड प्लांट्स को पहले आप हटाएंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे और फिर सब बैठ करके प्लान करेंगे कि इसमें कौन से प्लांट्स लगाया जाए। नर्सरी जाएंगे और नर्सरी से कुछ पौधे उठा के लाएंगे जो आपके पसंद के हों और फिर उन्हें लगा करके खुश होंगे और कहेंगे कि मैंने पर्यावरण के लिए कुछ किया। जबकि आप सबसे पहले ही उन झाड़ियों को खत्म कर देते हैं। पेड़ बहुत विजिबल होते हैं और बड़े पेड़ के कटने पे बहुत दुख होता है लोगों को। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, किसी को कम, लेकिन सभी को होता है। लेकिन उन झाड़ियों के प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता जो नेचुरली खुद न खुद ग्रो हुए होते हैं। अगर आप कोई प्लांट ऐसे वहाँ पे लगाते हैं तो आपकी मर्जी के हैं, लेकिन नेचर की मर्जी के वही प्लांट्स हैं जो नेचर ने खुद उगाए हैं। आज हाईवेज बन रहे हैं, बहुत सारे पार्क्स बन रहे हैं प्राइवेट सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर से, लेकिन वहाँ पर भी लोग खुद के ही मर्जी से पेड़ लगा रहे हैं। हम लोगों को ये करना होगा कि जो नेचुरली जो ग्रो हुए हैं प्लांट्स, जैसे आप सिर्फ बटरफ्लाइज नहीं, उसमें बहुत सारे आपको ग्रास हॉपर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, दूसरे इंसेक्ट्स भी दिख जाएंगे, गार्डन लिजर्ड भी दिख जाएंगे। पूरा इकोसिस्टम एक छोटे से बुश में, छोटी सी झाड़ियों में आप देख सकते हैं। जो दूसरे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो सिर्फ झाड़ियों में ही रहते हैं, जो स्ट्राइक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स आप देखते होंगे। तो मैंने वो शुरू किया कि हम लोग फिर से एक वाइल्ड प्लांट्स पे काम किया जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा था मुजफ्फरपुर में। बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे पटना की एक संस्था है किलकारी बिहार बाल भवन, उसी का एक नया कैंपस डेवलप किया जा रहा था। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी ज़मीन दी गई जो किसी समय में एक बहुत अच्छे स्कूल का पार्ट था। वो लगभग 5 एकड़ की ज़मीन थी और कई सालों से ऐसे ही रहने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स उग गए थे। जंगली जलेबी के प्लांट्स थे, कुछ केले के जंगल जैसे उग गए थे, बहुत कुछ ऐसे प्लांट्स थे। तो शुरुआती काम लगभग शुरू हो चुका था मेरे वहाँ जाने से पहले, और बहुत सारे पेड़, बहुत सारी झाड़ियाँ काटी जा रही थी और बड़े बड़े पेड़ छोड़े जा रहे थे कि हम लोग एक ऐसा कैंपस बनाएंगे जहाँ पे पेड़ नहीं काटेंगे। सबका ध्यान पेड़ की तरफ था, झाड़ियों की तरफ नहीं था। जब मुझे वो काम मिला कि उसको एक इकोसिस्टम के जैसे ऐसे जगह के तौर पे डेवलप करना है जहाँ पे बच्चे नेचर के साथ जुड़ करके सीखें, तो जब मुझे वहाँ पे काम मिला तो मैंने सबसे पहले सारे काम को रुकवाया और मैंने कुछ दिन स्टडी की कि वहाँ पे किस किस तरह के प्लांट हैं, किस तरह के इंसेक्ट्स वहाँ पे हैं, किस तरह की बर्ड्स वहाँ पे आती है नेचुरली, और कैसे कैसे प्लांट्स और उगाए जा सकते हैं, उस वहाँ की सॉइल कैसी है, आसपास का वेजिटेशन कैसा है, नेचुरली और क्या ग्रो हो सकता है। तो कुछ एरिया में तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। जो केले के जंगल थे मैंने उसका नाम रखा कदली वन, जहाँ आज भी उस केले के जंगल में बैठ के क्लासेस की मीटिंग होती है। प्रिंसिपल, बाकी टीचर्स वहाँ पे मीटिंग करते हैं। जो जंगली जलेबी के जो जंगल उगाए थे, बस उसे मैंने बस एक रास्ता दिया और वहाँ एक जंगल ट्रेल स्टार्ट हुआ।
तो हम लोगों को कुछ करने के लिए जो है पहले उसी नज़रिए से देखना होगा कि वहाँ पे पहले से क्या है। कुछ नया करना ही एक ऑप्शन नहीं होता है, जो है उसी को उस तरीके से अगर हम लोग डेवलप करें तो अपने आप वो नया होता है। हर जगह अपने आप में नई है, नेचर खुद में एक नया है। वहाँ पे फिर कुछ ऐसा भी एरिया था जहाँ पे पेड़ लगाए जाने थे, लगा हुआ नहीं था, चूंकि एक पुराना स्कूल का कैंपस था। तो इंडिजिनस प्लांट्स अभी के समय में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत बाद में आए। तो मैंने अपनी प्रकृति को संवारने के लिए अपनी संस्कृति का सहारा लिया। हमारे वेद पुराण में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे का जिक्र है जो बहुत सालों से पूजे जा रहे हैं। उसी में एक नवग्रह पूजा आप लोग सुनते होंगे, जो हवन में नवग्रह की लकड़ी यूज करते हैं। उसमें आप देखेंगे कि अभी हम लोग बड़े पेड़ों की बात कर रहे हैं ना, नवग्रह में छोटे से लेकर के बड़े पेड़ों तक की श्रृंखला है। जैसे राहु के लिए दूब घास, दुर्वा भी बोलते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो चिड़चिड़ी या चिड़चिड़ा भी बोलते हैं। उससे थोड़ा बड़ा पेड़ है कुश, उससे थोड़ा बड़ा पेड़ आक या मदार, उससे थोड़ा बड़ा पेड़ शमी, फिर खैर, फिर गूलड़, पीपल। आप देखेंगे कि हमारी संस्कृति में पूरी डाइवर्सिटी है प्लांट्स की। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुलसी की पूजा करें और पीपल की पूजा करें, पूरे रूट नीचे से लेकर के ऊपर तक के ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो मैंने वहाँ पे नवग्रह वाटिका भी बनाया। नक्षत्र वाटिका पे भी हर एक नक्षत्र के भी अलग अलग पेड़ हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं वो प्रकृति और संस्कृति से भी जुड़ने लगे, अपनी संस्कृति को भी उन्होंने पहचाना, और उन्होंने ये भी समझा कि कैसे हमारी जो धरोहर है वो कैसे आपस में प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम लोग कई ऐसे काम कर रहे हैं। मेरा काम अभी संस्कृति पर आधारित है, लेकिन मैं प्रकृति और संस्कृति दोनों लेकर के काम करता हूँ। जैसे भागलपुर में डॉल्फिन बहुत इम्पॉर्टेंट एनिमल है, वहाँ पे डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में देखी जाती है। उसमें एक संस्कृति का पार्ट ये है कि डॉल्फिन को माँ गंगा का वाहन कहा गया है। भागलपुर में गरुड़ पक्षी भी बहुत है, जिसे भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। अगर आप उसे उससे जोड़ते हैं तो अनायास ही बहुत सारे लोग उससे जुड़ने लगते हैं। तो इसी तरह से हम लोग बेवजह उन वाइल्ड प्लांट्स को नहीं हटाएंगे। ज़रूरत ना पड़े तो उन्हें बिल्कुल नहीं हटाएंगे, उन्हें बचाएंगे। और जिन पौधों को आप नर्सरी से उठाकर नहीं लगा सकते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं काटेंगे। हम लोग बटरफ्लाइज को बचाएंगे, दूसरे एनिमल्स को बचाएंगे और वाइल्ड प्लांट्स पे भी ध्यान देंगे। धन्यवाद।